नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। बात राजधानी दिल्ली की सबसे पहले करेंगे, जहां पर अब तक का सबसे बड़ा सीरो सर्वे शुरू होने जा रहा है। इस बात की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। उन्होंने बताया कि सभी 272 एमसीडी वार्ड, एनडीएमसी और साथ ही साथ कंटेनमेंट वार्ड्स को मिलाकर 280 वार्ड से सैंपल लिए जा रहे हैं। सत्येंद्र जैन ने बताया कि एक हफ्ते में कुल 28,000 सैंपल लिए जाने हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार काफी ज्यादा लोगों में एंटीबॉडी मिलेगी। बता दें कि दिल्ली में सीरो सर्वे का ये 7वां चरण है। इससे पहले दिल्ली में 12 अप्रैल को छठा चरण सीरो सर्वे का शुरू हुआ था। हालांकि उस वक्त दिल्ली कोरोना संक्रमण की चौथी लहर और देश की दूसरी लहर से जूझ रही थी। दिल्ली में इस समय कोरोना के हालात बहुत बेहतर हैं और इन दिनों दिल्ली में औसतन 50 से भी कम मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, दिल्ली की एक बड़ी आबादी को अब वैक्सीन भी लग चुकी है। गुरुवार को जारी कोरोना बुलेटिन के अनुसार दिल्ली में अब तक 1.65 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है और इसी के साथ इसमें से 1.1 करोड़ से ज्यादा लोगों को पहली खुराक और 50 लाख से अधिक लोगों को टीके की दूसरी खुराक दी जा चुकी है। और ऐसे में इस बार के सीरो सर्वे के नतीजे काफी दिलचस्प होने वाले हैं, ये सत्येंद्र जैन ने कहा। अब देखना होगा कि किस तरीके से इस बार सीरो सर्वे के नतीजे सामने आते हैं। सीरो सर्वे आपको बता दें कि वो सर्वे होता है जहां पर तमाम इलाकों से सैंपल लिए जाते हैं और एंटीबॉडी कितनी बनी है इसका आंकलन किया जाता है। और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार का सीरो सर्वे काफी दिलचस्प रहने वाला है। इसके आंकड़े काफी दिलचस्प होंगे और सीरो सर्वे सीधे तौर पर काफी ज्यादा एंटीबॉडी लोगों में इस सीरो सर्वे में मिलेगी, ये स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा। आपको बता दें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो संबोधित कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये तमाम जानकारी दी है कि दिल्ली में देश का सबसे बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा सीरो सर्वे शुरू हो चुका है। इस पर जरा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से सबसे बड़ा सीरो सर्वे शुरू होने जा रहा है, इस सीरो सर्वे में किस तरीके से आज जो आंकलन किया जाएगा ये भी बताएं और साथ ही साथ किस तरीके के नतीजे देखने को मिलेंगे। चलिए, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, उनको फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार दिल्ली में सबसे बड़ा सीरो सर्वे जो शुरू होने जा रहा है, या फिर यूं कहें कि शुरू हो गया है, क्योंकि आंकड़े जो हैं वो आंकलन करना शुरू हो गया है। साथ ही साथ सैंपल्स जो हैं वो भी लिए जाने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इसकी जानकारी दी है कि दिल्ली में सबसे बड़ा अब तक का सीरो सर्वे शुरू हो चुका है और इस सीरो सर्वे में सीधे तौर पर आंकलन किया जाएगा कि कितने लोगों में एंटीबॉडी बनी है। फिलहाल दिल्ली में कोरोना के आंकड़े काफी थम गए हैं, या फिर यूं कहें कि कहीं ना कहीं कम हुए हैं, क्योंकि बहुत कम आंकड़े अब दिल्ली में सामने आने लगे हैं। साथ ही साथ मौतों की और पॉजिटिविटी रेट की भी जो एक लिमिट थी वो भी काफी घट गई है। और इसी के साथ सीरो सर्वे शुरू हुआ है, यानी कि साफ तौर पर कितने लोगों में एंटीबॉडी बनती है ये देखना होगा। और इस बार खुद स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि इस बार के सीरो सर्वे के जो आंकड़े होंगे वो काफी दिलचस्प होंगे। चलिए, राजीव संवाददाता हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना के आंकड़े कम हो रहे हैं और इस घड़ी में जब सीरो सर्वे शुरू हुआ है, जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ये सीरो सर्वे कितना दिलचस्प देखने में हो सकता है? क्या एंटीबॉडी इस बार वाकई और ज्यादा बनने वाली है? बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से सत्येंद्र जैन के द्वारा प्रेस वार्ता की गई और उसके अंदर श्रेय सर्वे के बारे में कहा गया कि जो एंटीबॉडी बनी है वो कितनी बनी है, यानी कि कोरोना के अंदर जिन लोगों को डोज लगी है और इसमें जिन लोगों के अंदर एंटीबॉडी बनी है वो कितनी परसेंट बन चुकी है और यानी कि कोरोना से लड़ाई के लिए कितने हम लोग तैयार हैं। मगर बात करें जिस तरीके से निरंतर जो है वो 24 घंटे के अंदर लगभग 50 के करीब नीचे आंकड़े आते हैं, तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल किया जा रहा है और इसीलिए कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, वैक्सीन बढ़ाई जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और यहाँ तक बात करें 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा के करीब लोगों ने वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगवा चुके हैं और 1 करोड़ 1 लाख के करीब दोनों डोज लग चुकी हैं, यानी कि कह सकते हैं पहली डोज जो है 1 करोड़ 1 लाख के करीब है और 50 लाख के करीब दोनों डोज लग चुकी है दिल्ली की जनता को। मगर कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में जिस तरीके से कहें श्रेय सर्वे की बात की जाए तो कहीं ना कहीं श्रेय सर्वे के लिए भी कहीं ना कहीं कदम उठाए गए हैं और यहाँ तक कि एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश की जाएगी और उस रिपोर्ट के माध्यम से ही पता लग पाएगा कि एंटीबॉडी जो है यानी
कि कितनी बॉडी जो है ग्रो कर पाई है, और कहीं ना कहीं जो उसकी बॉडियों में डेवलपमेंट हुआ है, जो कह सकते हैं कह सकते हैं डोज लगाने के बाद में वो कितनी बड़ी है, और लगातार इसकी प्रक्रिया वो कितनी हुई है, ये सारी चीज जानकारी जो है वो 1 हफ्ते के अंदर मिल पाएगी जी। एक हफ्ते के अंदर ये जानकारी तमाम मिल पाएगी, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने इस बार कहा है कि इस बार उम्मीदें लगाई जा रही है क्योंकि कोरोना की लहर थमी है और वैक्सीनेशन भी कहीं ना कहीं हुआ है, तो हम इस बार जो सीरो सर्वे के आंकड़े होंगे उसमें कहीं ना कहीं एंटीबॉडी और ज्यादा विकसित होती नजर आएगी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से टीकाकरण बढ़ रहा है, उससे कहीं न कहीं लोगों के अंदर एंटीबॉडी बन रही है, और जो वायरस का खतरा है, उसको कहीं न कहीं कम करता हुआ नज़र आ रहा है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से वैक्सीन की, तो वैक्सीन जो कहीं न कहीं पिछले दूसरी लहर के अंदर देखने को मिली थी, लगातार स्थिति बिगड़ी हुई थी। दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार से बार-बार गुहार लगा रही थी कि वैक्सीन नहीं है, और वैक्सीन को कहीं न कहीं स्थिति को कंट्रोल करना चाहिए। मगर यहाँ जिस तरीके से अब लगातार वैक्सीन मिल रही है, और यानी कि कोविडशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही मिल रही है, और लगातार हर सेंटर पर दोनों ही वैक्सीन मौजूद है। मगर लगातार जिस तरीके से कोशिश की जा रही है कि एंटीबॉडी बने, ताकि वायरस का जो खतरा है वो कम से कम हो सके, और इसीलिए तीसरी लहर से पहले ही लगातार वैक्सीन की जो प्रक्रिया है वो बढ़ाई जा रही है। मगर देखना होगा सिराज सर्वे से कितना फायदा होगा, ये रिपोर्ट के बाद ही पता लग पाएगा जी। हम्म राजीव, देखिए, 7वां चरण इस बार सीरो सर्वे का है। इस पहले छठे चरण जो जब हुआ था तब कोरोना की दूसरी लहर देश में चल रही थी। उस समय के सीरो सर्वे में वैक्सीनेशन हालांकि हम इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हम दोनों तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन की भी उस समय कमी थी, बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना उस टाइम हमने किया। लेकिन अब दिल्ली में आंकड़े जो है वो कहीं ना कहीं थमते नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा कम आंकड़े हुए हैं दिल्ली में। वैक्सीनेशन का क्या हाल है ये भी बताएं, और इसी के साथ वैक्सीनेशन जिस तरीके से लगातार बढ़ा है, क्या पिछले छठे चरण के सीरो सर्वे के बाद अब ज्यादा एंटीबॉडी देखने को मिल सकती है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें वैक्सीन की, तो वैक्सीन निरंतर बढ़ती हुई नज़र आ रही है, यानी कि युवा जो हैं वो बढ़ चढ़कर इसके अंदर अपना योगदान देते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि वैक्सीन के लिए जो सरकारें कोशिश कर रही थी कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोग हम्म बाग वैक्सीन लगवाएं, और वैक्सीन की जो प्रक्रिया है वो निरंतर बढ़ती हुई नज़र आई है, और इसीलिए 1 करोड़ 60 लाख लोगों ने वैक्सीन लगवा चुके हैं, यानी कि दोनों डोज लग चुकी है। जिसमें से 1 करोड़ 1 लाख के करीब जो है वो पहली डोज लग चुकी है, 50 लाख के करीब दोनों डोज लग चुकी हैं। यानी कि कहें तो निरंतर लगातार इजाफा किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से 17 सितंबर के बाद में कहीं ना कहीं लोगों ने जो रुझान दिखाया है वैक्सीन की तरफ, और कहीं ना कहीं लोगों ने जागरूकता दिखाई है, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं कहते हैं वैक्सीन जो है वो लगातार लोगों तक मिल भी रही है, और लोग जो है उससे संतुष्ट भी हैं। मगर यहाँ तक बात करें सिराज सर्वे की, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की तरफ से कोशिश की गई है कि सर्वे के अंदर भी ही पता लग पाएगा कि कितनी एंटीबॉडी बनी है। अगर एंटीबॉडी ज्यादा से ज्यादा संख्या में बनती है, यानी कि जितनी वैक्सीन लगी है और उससे ज्यादा कहीं ना कहीं एंटीबॉडी बनती है, या उतनी ही एंटीबॉडी बनती है, तो कहीं ना कहीं जागरूकता बिल्कुल जागरूक नजर आएगी, और कहीं ना कहीं सिराज सर्वे का फायदा भी होता नजर आएगा, और एंटीबॉडी बनने का जो शरीरों के अंदर लोगों के अंदर दिक्कतें जो दूर होंगी, वो कहीं ना कहीं वायरस को मारने के लिए काफी होंगी, और कहीं ना कहीं लगातार इसके लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही मिलकर काम करती हुई नजर आ रही है, और लगातार जिस तरीके से कोशिश की जा रही है आने वाले दिनों के अंदर भी कि तीसरी लहर जो है वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए घातक है, और इससे पहले ही बड़ों तक हर तरीके से वैक्सीन पहुंचाने की जो कोशिश है वो कारगर होती नजर आ रही है, और तमाम जो वैक्सीन सेंटर है उन पर भी वैक्सीन मिलती हुई नजर आ रही है जी। बिल्कुल राजीव, और इसी के साथ देखिए तमाम चीज़ें ये भी सामने आ रही है कि इस बार जिस तरीके से वैक्सीनेशन बहुत सुचारू रूप से हुआ, एंटीबॉडी अगर ज़्यादा मात्रा में इस बार लोगों में देखने को मिलती है तो ये कहीं ना कहीं तीसरी लहर से हमें बचने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। फिलहाल तीसरी लहर से बचने के लिए और भी कई उपाय हमारे पास है, लेकिन ये भी बताएं कि फिलहाल दिल्ली में कोरोना का क्या कुछ हाल है, आंकड़े क्या कुछ कहते हैं, और इसी के साथ स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरीके की है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दूसरी लहर के अंदर जो कमी देखने को मिली थी, ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली थी, बेडों की संख्या कम देखने को मिली थी, जिसकी वजह से लोग बाग जो मरीज थे वो कहीं न कहीं अस्पतालों के बाहर लंबी-लंबी लाइनों में लगे हुए थे कि उनको बेड मिलेगा, उनको ऑक्सीजन मिलेगी। मगर यहाँ पर स्थिति कहीं न कहीं बिगड़ी हुई थी। मगर दिल्ली सरकार ने अब जाकर कहीं न कहीं सुधार बिल्कुल कर लिया गया है, और कहीं न कहीं केंद्र सरकार के सहयोग से ही ये चीज़ हो पाई है। मगर बात करें दिल्ली के तमाम अस्पतालों की, तो वहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट जो हैं वो निरंतर लगा दिए गए हैं। लगातार ऑक्सीजन प्लांट काम भी कर रहे हैं, और लगातार यही कहा जा रहा है कि तीसरी लहर अगर आती है तो कहीं ना कहीं उसके लिए
प्रॉपर इंतजाम कर लिए गए हैं। ऑक्सीजन की कमी किसी को नहीं होनी दी जाएगी और यहाँ तक कि बेडों की संख्या भी निरंतर बढ़ाई जा रही है। मगर बात करें डॉक्टरों की, तो डॉक्टरों की बिल्कुल कमी ना कहीं कमी दिखती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं डॉक्टरों के ऊपर अगर तीसरी लहर आती है तो कहीं ना कहीं तीसरी लहर का जो खतरा होगा वो सबसे ज्यादा डॉक्टरों के ऊपर दबाव बनाएगा और कहीं ना कहीं स्थिति को फिर कंट्रोल करने के लिए कोशिश की जाएगी। मगर बात करें जिस तरीके से अब पिछले 24 घंटे के अंदर जो आंकड़े आए हैं, यानी कि 50 से कम नीचे निरंतर रोज आंकड़े आ रहे हैं और कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल करने की बात की जा रही है और लगातार उसके अंदर कंट्रोल भी होता नजर आ रहा है। मगर यहाँ पर बात करें, अब दिवाली और नवरात्रे भी आ रहे हैं और बाजारों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं दिख रही है। अगर थोड़े बहुत सिविल डिफेंस के जवान खड़े हुए हैं तो वो एक ही पॉइंट पे खड़े होते हैं, अंदर मार्केटों में जाके चेक नहीं करते हैं। जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर भी जुर्माना किया जाए। मगर यहाँ पर सिर्फ कह सकते हैं खाना पूर्ति की जा रही है और कहीं ना कहीं जो बड़े अधिकारी होने चाहिए बाजारों के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रहे हैं। जी। हम्म। अधिकारी जो है वो सीधे तौर पर लापरवाही करते नजर आ रहे हैं और इन्हीं अधिकारियों की लापरवाही और साथ ही साथ जनता की लापरवाही कहीं ना कहीं तीसरी लहर को न्योता दे सकती है, ये जाहिर सी बात है। लेकिन जब अधिकारी ही इस तरीके से सरकार की योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं तो आखिर सरकार क्या कर रही है? सरकार उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की या केंद्र सरकार की, क्योंकि जिस तरीके से बाज़ारों के अंदर अधिकारियों की तरफ से जिनको गाइडलाइन फ़ॉलो कराने के लिए कहा गया कि कोविड गाइडलाइन आप लोगों को फ़ॉलो कराना है, जो लोग मास्क नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर मास्क के लिए जुर्माना कर रहा है, जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बना रहे हैं, उनके ऊपर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जुर्माना कर रहा है या उनको समझाना है। मगर यहाँ पर अधिकारी जो हैं, सिर्फ़ वो कागज़ों के अंदर ज़रूर कह सकते हैं गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, मगर धरातल पर ऐसी कोई भी सख्ती देखने को नहीं मिल रही है। अगर इसी तरीके से लापरवाही बरती जाएगी तो कहीं न कहीं जो तीसरी लहर का जो खतरा है वो कहीं न कहीं बड़ा हो सकता है और उसको निपटने के लिए फिर सरकारों को एक ही समाधान रह जाएगा, वो है लॉकडाउन। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दूसरी लहर के अंदर भी कहीं न कहीं दिल्ली सरकार ने यही गलती की थी, क्योंकि उस टाइम पे भी होली का फेस्टिवल था और बाज़ारों के अंदर लगातार भीड़ उमड़ी हुई थी और दिल्ली सरकार बार-बार कह रही थी कि हम इस स्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं और स्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं, अधिकारी मौजूद है, बाज़ारों को बंद नहीं किया जाएगा, लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। मगर फिर भी दिल्ली सरकार के पास एक ही समाधान रहा था, वो था लॉकडाउन। मगर यहाँ पर बात करें तीसरी लहर की, तो तीसरी लहर अब दिवाली के मद्देनजर कहीं न कहीं बाज़ारों के अंदर सख्ती होनी चाहिए थी, मगर अभी भी बाज़ारों के अंदर बिल्कुल भी सख्ती देखने को नहीं मिल रही है और यहाँ तक कि जो अधिकारी है जिनको गाइडलाइन फॉलो कराने के लिए कहा गया है, मगर वो अधिकारी सबसे ज़्यादा गायब नज़र आ रहे हैं और इसी का फ़ायदा कहीं न कहीं जनता भी उठा रही है और कहीं न कहीं वायरस का जो खतरा है, वो निरंतर बढ़ा हुआ है। जी। फिलहाल लापरवाही की तो ये रही बात, लेकिन जिस तरीके से आगामी जो त्योहारों का सीजन हम कह सकते हैं कि लगातार चल रहा है, इन त्योहारों के सीजन में कहीं ना कहीं सरकार को भी सतर्क रहना होगा और प्रशासनिक अधिकारियों को भी। अगर सतर्कता यहाँ पर नहीं बरती गई तो तीसरी लहर एक बार फिर से आ सकती है। लेकिन तीसरी लहर से बचने के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं क्या कुछ कहती है? क्या जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी हमने दूसरी लहर में देखी और उसी की वजह से बहुत सारी मौतें भी हुई है, ये कहना गलत नहीं होगा। क्या उस तमाम चीजों से सीखते हुए सरकार ने कुछ और प्लान बनाया? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें ऑक्सीजन को लेकर जो दूसरी लहर में देखने को मिला था, कहीं न कहीं उसकी वजह से ऑक्सीजन की वजह से कहीं न कहीं लोगों की मौतें भी हुई थी। मगर यहाँ पर कहीं न कहीं राजनीति भी हुई वो ऑक्सीजन को लेकर, मगर दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप लगाया गया कि ऑक्सीजन कहीं न कहीं उन्होंने दोगुनी ज़्यादा और राज्यों की भी दी थी और कहीं न कहीं दिल्ली सरकार ने वो आंकड़े पेश भी किए कि वो उनके पास कितनी ऑक्सीजन आई थी और कहीं न कहीं उसको लेकर कहीं न कहीं दिक्कतें भी थी। मगर बात करें अभी की, यानी तीसरी लहर अगर आती है तो उससे पहले के इंतजाम कितने कर लिए गए हैं दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली के सभी अस्पतालों की बात करें तो वहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए हैं, यानी कि ऑक्सीजन से कोई भी अभी कमी नहीं होगी और यहाँ तक कि प्राइवेट ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए गए हैं ताकि आसपास के जो नर्सिंग होम है, छोटे नर्सिंग होम है, उनके लिए भी कहीं ना कहीं दिक्कतें हो सकती हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए। मगर लगातार दिल्ली सरकार इस तरफ तो कोशिश कर रही है कि ऑक्सीजन की कमी हुई तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन से निपटा जाएगा, मगर जो बेडों की संख्या है वो थोड़ी बहुत बढ़ाई जरूर गई है, ठीक मगर है इतनी राजीव, बड़ी बहुत संख्या शुक्रिया के हमारे अंदर साथ नहीं जुड़ने के बढ़ाई गई लिए है जितनी। और तमाम जानकारी के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो पंजाब से है, जहां पर नए मंत्रिमंडल विस्तार के लिए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शनिवार यानी कल ही राज्यपाल से मुलाकात की, जिसके बाद आज शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह के लिए राज्यपाल ने सहमति भी जता दी है। यानी आज शाम को पंजाब मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण समारोह होगा और इससे पहले चन्नी ने दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ देर रात तक मंत्रिमंडल को लेकर मंथन भी किया था। चरणजीत सिंह चन्नी आलाकमान के निर्देश पर दिल्ली पहुंचे, जिसके बाद राहुल गांधी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ नई कैबिनेट पर चर्चा भी की गई। नए मंत्रिमंडल में
कैप्टन के साथ साथ 5 विधायकों की जो है वो कैप्टन के जो समर्थक में 5 विधायक हैं उनकी छुट्टी की जा सकती है। चन्नी मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे शामिल होने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। जो नए चेहरे शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही है उस रेस में ब्रह्म महिंद्रा, राणा गुरजीत, मनप्रीत बादल, तृप्त राजेंद्र बाजवा, सुखबिंदर सिंह और इसी के साथ अरुणा चौधरी, रजिया सुल्ताना, डॉक्टर राजकुमार वेरका, भारत भूषण आशु, विजय इंदर सिंगल और इसी के साथ गुरकीरत कोटली, राजा वड़िंग, संगत सिंह और इसी के साथ काका रणदीप सिंह, प्रगट सिंह, कुलजीत सिंह नागरा जो है वो इस रेस में शामिल है। वहीं सिद्धू के करीबी माने जाने वाले प्रगट सिंह फिलहाल पंजाब कांग्रेस के महासचिव हैं और गिलजियान पार्टी की प्रदेश इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और यही जो पद जो नवजोत सिंह सिद्धू ने कह सकते हैं कि लड़कर दिलाए थे, नाराजगी के साथ दिलाए थे, ये पद कहीं ना कहीं अब उनके मंत्रिमंडल में आने पर रोक लगाते नजर आ रहे हैं। उनके मंत्री में या फिर मंत्रिमंडल में यूं कहीं शपथ लेने पर कहीं ना कहीं ये पद उनके आड़े आ रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि फिलहाल पंजाब मंत्रिमंडल जो आज शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें किस तरीके की स्थितियां देखने को मिलती है, किन्हें वहां पर शपथ दिलाई जाएगी, किन मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी और किन का पत्ता आज कट होने वाला है, ये तमाम चीजें आज शाम 4:30 बजे तक बिल्कुल साफ हो जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, कैप्टन पहले ही नाराज हैं और अगर कैप्टन की नाराजगी इसी तरीके से जारी रही तो आखिर पंजाब विधानसभा चुनाव जो आगे कुछ ही समय में होने वाले हैं उनके क्या कुछ नतीजे होंगे, ये देखना भी दिलचस्प होगा। तो इस पर ज्यादा जानकारी और चर्चा के लिए हमारे साथ पंजाब के ब्यूरो चीफ कुलबीर दीवान जुड़ चुके हैं। कुलबीर जी, जिस तरीके से लगातार पंजाब पॉलिटिक्स गर्माती नजर आ रही है, ये कहना गलत नहीं होगा कि आगामी विधानसभा चुनावों से पहले जब इस तरीके से सत्ता परिवर्तन किया गया, विधानसभा चुनावों में कहीं ना कहीं कुछ खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन कैप्टन की नाराजगी, क्योंकि आज जिस तरीके से मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होगा, 5 जो मंत्री हैं उनकी छुट्टी की जा रही है, जो 5 समर्थक विधायक हैं कैप्टन के, क्या कैप्टन की नाराजगी और ज्यादा बढ़ेगी इससे? देखिए, पिछले कुछ दिनों से लग तो यही रहा है कि कैप्टन काफी नाराज हैं और जिस तरह से गतिविधियां आगे बढ़ रही हैं, पहले उनका मुख्यमंत्री पद चुना जाना और अब जिस तरह से उनके 5 साथी विधायक जो मंत्री रहे की छुट्टी कर दिए जाने, तो कहीं ना कहीं नाराजगी की दिशा में तो लेकर जा रही हैं कैप्टन को। लेकिन कैप्टन का फैसला क्या होगा, किस तरह की रणनीति पर वो काम करेंगे, कांग्रेस के साथ रहेंगे या फिर कांग्रेस से अलग छिटक कर अपनी एक नई लकीर जो है वो खींचना चाहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि यदि नाराजगी रही तो निश्चित तौर पर एक बड़ा धड़ा भी जो कांग्रेस का वो कैप्टन का समर्थक है, तो ऐसे में कैप्टन की नाराजगी कांग्रेस को भारी पड़ सकती है, क्योंकि नजरअंदाज जिस तरह से कैप्टन को किया गया, उसके साथियों को किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर ऐसे में तल्खियां जो है वो जरूर बढ़ती हैं और ये तल्खियां यदि चुनाव नजदीक हों तो और भी घातक सिद्ध हो सकते हैं। जी, ये तल्खियां तो बढ़ती हुई नजर आएंगी कुलबीर जी, लेकिन देखिए आगामी विधानसभा चुनावों में इसका खामियाजा कांग्रेस को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल इस समय ये है कि आज मंत्रिमंडल में शपथ तो ले लेंगे मंत्री, कौन से चेहरों का पत्ता कट होगा, उसी के आधार पर ये आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति कहीं ना कहीं तैयार की जाएगी। बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस ने जो बदलाव किया है इसी कोशिश में किया है कि सत्ता में वापसी की जा सके, क्योंकि बहुत सारे विधायक ऐसे थे जो ये आरोप लगा रहे थे कि हम जनता के पास कैसे जाएं, क्या हम उन वादों की लिस्ट लेकर जाएं जो वादे कांग्रेस ने 2017 के जो इलेक्शन था उसकी कैंपेन में किए थे। जनता जो है वो सवाल पूछेगी। इस तरह की नाराजगियां जो है वो कैप्टन के प्रति थी मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस के विधायकों की, जिसके बाद उनकी शिकायतें जो है वो की गई। लेकिन अब क्या 3 महीने में कांग्रेस के जो विधायक हैं या जो कांग्रेस के नेता हैं, क्या 3 महीने की 3.5 महीने की सरकार इतना कुछ कर पाएगी कि वो एक जनता में जाकर एक बड़ा दावा जो है वो विकास का कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि एक जो नाराजगी है वो यदि बरकरार रही तो दावे जो हैं चाहे वो विकास के हों या फिर किसी भी तरह के हैं, चाहे वो जिस तरह से कांग्रेस के किसी भी नेता को कहें तो एकजुटता के दावे जो हैं वो किए जाते हैं, तो ये तमाम दावे धरे के धरे रह सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की राह मुश्किल जरूर है, क्योंकि एक गलत समय पर एक लिया गया गलत निर्णय इसको कहा जा सकता है, क्योंकि बदलाव यदि करना था तो कुछ समय जो है वो सरकार को और पार्टी को संभलने के लिए जरूरी होना था।
उसको संभलने के लिए वो दिया जाता तो बेहतर होता। लेकिन अब क्योंकि ना तो पार्टी संभल पा रही है और ना ही सरकार जो है उसके सामने बड़ी जो चुनौती है, ना ही उससे लगता है कि 4.5 साल के जो काम बचे हैं, जिन आरोपों के तहत कैप्टन को हटाया गया, क्या वो 4.5 साल के काम 3.5 या 4 महीने के कार्यकाल में हो पाएंगे। तो ऐसे में पार्टी और सरकार दोनों कहीं ना कहीं एक ये कहें कि एक बड़ी उलझन में फंसे हुए हैं। और यदि ये उलझन बरकरार रही तो निश्चित तौर पर एक बड़ी मात जो है वो कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकती है। लेकिन कुलबीर जी देखिए, मात्र 3.5 महीने अगर कहें कि विधानसभा चुनाव में रह गए हैं तो ये गलत भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। और अगर अब सत्ता परिवर्तन जो मात्र 3.5 महीने पहले हुआ चुनावों से, उसके बाद अपनी उपलब्धियां गिनवाने के लिए नए मंत्रियों को तो जनता के बीच जाना पड़ेगा, लेकिन वो जाएंगे कैसे? क्योंकि किसान एक तरफ से उनको साफ तौर पर मना करते नजर आ रहे हैं और रैलियां करने के लिए साफ तौर पर किसानों ने मना किया। अपनी उपलब्धियां कैसे गिनवाएंगे? क्योंकि जो चरणजीत सिंह चन्नी नए सीएम बनाए गए हैं वो इतना बड़ा चेहरा नहीं है कि बिना जनता के पास जाकर वो इस तरीके से विधानसभा चुनावों की अगुवाई कर सके। देखिए, ये बिल्कुल सही कहा आपने। एक नई मुसीबत है न केवल कांग्रेस के लिए बल्कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए कि किसानों ने जो ऐलान किया है कि वो राजनीतिक पार्टी जो रैलियां हैं, कार्यक्रम हैं, उन पर रोक लगाएं जब तक विधानसभा के चुनाव डिक्लेयर नहीं हो जाते। और संभावित है कि दिसंबर में विधानसभा के चुनाव डिक्लेयर होंगे तो उसके बाद लगता नहीं कि इतना समय जो है वो राजनीतिक पार्टियों के पास रहेगा कि पूरे प्रदेश में इस तरह के कार्यक्रम वो कर पाएं, क्योंकि एक बड़ा प्रदेश है, 117 विधानसभा सीटें हैं। तो फरवरी में इलेक्शन जो है वो ड्यू है। तो ऐसे में एक बड़ी मुसीबत है किसानों का ये ऐलान भी। और जहां तक आपने नए मंत्रियों की बात की, अब नए मंत्री जो हैं वो रहते 2 महीने में, क्योंकि यदि दिसंबर में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाता है, तो उसके बाद कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो ऐसे में 2 महीने में ये विधायक जो नए मंत्री बनने जा रहे हैं विभागों का कामकाज समझेंगे या फिर काम को गति देंगे, ये बड़ी उलझन होगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि राजनीति में यदि इच्छा शक्ति हो तो निश्चित तौर पर कुछ भी किया जा सकता है। दिन रात काम करना होगा। चन्नी सरकार जो है वो बनी जब से है तब से लग तो यही रहा है कि लगातार काम किया जा रहा है। और कल जिस तरह से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा भी है कि हर हफ्ते मंगलवार को कैबिनेट बैठक होगी। कैबिनेट बैठक का मतलब ही यही है कि तमाम कैबिनेट जो है वो बैठकर जनता के हित में फैसले लेगी। तो देखना होगा कि किस दिशा में बढ़ेगी पंजाब की राजनीति और खासतौर पर कांग्रेस की राजनीति। बिल्कुल। लेकिन कुलबीर जी देखिए, सबसे अहम सवाल तो ये है ना कि देखिए, उन्होंने ऐलान तो कर दिया है कैबिनेट बैठक हर मंगलवार को होगी और उसमें जनता के हित में फैसले भी लिए जाएंगे, लेकिन उन फैसले लेने से पहले जो मंत्री आज बनने जाएंगे उनको अपने विभाग का जो पूरा कार्यक्रम जो है या फिर यूं कहें कि पूरा काम है उसको संभालना भी होगा, उसको समझना भी होगा। उसको समझने में भी समय लगेगा। उसके बाद जब तमाम चीजें समझी जाएंगी उसके बाद ही वो वहां पर सीएम के सामने जाकर अपने जनता की बातें रख सकते हैं। तो जो तमाम चीजें अभी नजर आ रही है, क्या वाकई ये जो हर मंगलवार कैबिनेट की बैठक होने का फैसला लिया गया, इस फैसले से क्या विधानसभा चुनावों में बढ़त बनाई जा सकती है कांग्रेस द्वारा? देखिए, फैसला अच्छा है क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग ही कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट की तरफ प्रदेश को लेकर जाती है। जनता के हित के फैसले लिए जाते हैं। तमाम जो मंत्रीगण होते हैं वो वहाँ पर मौजूद होते हैं और अपने अपने विभाग का खाका जो है वो वहाँ पर रखा जाता है। जिस जिस विभाग में जो काम होने के हों इम्पोर्टेंट, उनको प्राथमिकता के तौर पर कहीं ना कहीं डिस्कस करके उनके बारे में फैसले लिए जाते हैं। लेकिन इतना जरूर है, जिस तरह से आपने कहा कि बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं, विभाग का कामकाज उनको समझने में भी समय लग सकता है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो बात होगी वो सबसे महत्वपूर्ण यही होगी कि जो सरकारी मशीनरी है वो अब इस नई टीम का कितना सहयोग कर पाएगी, क्योंकि सरकारी मशीनरी के सहयोग के बिना कोई भी चाहे वो कितना भी बड़ा कद्दावर नेता हो या फिर कितनी भी स्ट्रांग सरकार हो, वो सरकारी मशीनरी के सहयोग के बिना नहीं चल पाती। क्योंकि गाइडेंस या फिर जो रणनीतियां हैं उनको बनाने से लेकर लागू करने तक सरकारी मशीनरी का पूरा सहयोग पूरी भूमिका रहती है। तो ऐसे में सरकारी मशीनरी यदि सहयोग करती है और इच्छा शक्ति जो है वो इनकी बनी रहती है, जो मंत्रिमंडल का के नए साथी होंगे और पुराने साथी, तालमेल अच्छा बनता है
इच्छा शक्ति रहती है और सरकारी मशीनरी का सहयोग मिलता है, तो निश्चित तौर पर एक बदलाव बेशक ना किया जा सकता, लेकिन नींव जरूर रखी जा सकती है। जनता में एक उम्मीद जरूर जगाई जा सकती है, और यदि ये उम्मीद भी जगाने में कामयाब रहती है चलनी सरकार, तो निश्चित तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को फायदा जरूर होगा। ठीक है कुलबीर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर की ओर बढ़ लेते हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब में किसानों द्वारा 27 सितंबर को भारत बंद के आह्वान का समर्थन करते हुए बड़ा ऐलान कर चुकी है। उनके ऐलान के मुताबिक आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पार्टी के झंडे और प्रतीक के बिना किसानों के साथ सड़कों पर उतरेंगे। और शनिवार को यहां पार्टी मुख्यालय से जारी एक संयुक्त बयान में आम आदमी पार्टी के पंजाब मामलों के सह प्रभारी और दिल्ली से विधायक राघव चड्ढा और पंजाब के विधायक और किसान विंग के प्रदेश अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवा ने कहा है कि काले कानून सिर्फ किसानों के लिए नहीं बल्कि हर वर्ग के लिए घातक है, इसलिए उनको रद्द होना बेहद जरूरी है। आप नेताओं ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को आज लगभग 1 साल पूरा हो गया है और इस आंदोलन में अब तक 700 से अधिक किसान शहीद भी हो चुके हैं। बावजूद इसके केंद्र की तानाशाह सरकार किसानों की मांगे सुनने को तैयार नहीं है। आपके नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बेशर्म सरकार ने चुप्पी साध रखी है और अपनी अंतरात्मा की आवाज को मार डाला है। आप नेताओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी हमेशा से किसानों की जायज मांगों के साथ खड़ी रही है और किसानों के इस संबंध में सेवादार बनकर उनकी सेवा करती रही है। किसान मोर्चा द्वारा भारत बंद के आह्वान पर बोलते हुए नेताओं ने कहा कि किसान देश की शान है और उनका अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए और तीनों काले कानूनों को वापस लेना चाहिए ताकि वो वापस अपने कर लौट सकें। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जो संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान था भारत बंद का, उसका समर्थन करने का ऐलान कर दिया है, क्या वाकई ये सिर्फ समर्थन है या फिर यूं कहें कि पंजाब में जो चुनावी सरगर्मियां बढ़ती नजर आ रही है उसके मद्देनजर एक पॉलिटिकल स्टंट कहा जा सकता है? देखिए, इसे हम हर तरीके से देख सकते हैं, चाहे से आप पॉलिटिकल स्टंट देखें या फिर हम कहें डायरेक्ट समर्थन देखें। एक पार्टी जो लगातार हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव अंदाज में नजर आ रही है किसानों के साथ, वो है आम आदमी पार्टी। अगर हम इनको हर फैक्टर कंसिडर कर देखें, शुरू से ही लोग लगातार इन्होंने बहुत ही काम अप्रोच रखी हुई है जिसमें वो लगातार किसानों से मिलने जाते हैं। किसानों के दिए हुए हर ऑर्डर का जो भी ऑर्डर दिया जाता है, जो भी समर्थन मांगा जाता है, सबसे पहले आम आदमी पार्टी ही उनका समर्थन करती है। चाहे मैं दिल्ली बॉर्डर की बात कर लूं, सिंघू बॉर्डर की बात कर लूं, तो वहां पे बता सकते हैं कि लगातार पंजाब के आम आदमी पार्टी के विधायक वहां पे पहुंचते गए, लगातार वहां पे उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखाई है, बिना पार्टी झंडे के शुरुआत से ही रहे हैं। पर वहीं जो कल की कॉल दी गई है उसमें भी उन्होंने सीधे तौर पे दिखा दिया है कि आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा प्रोएक्टिव है। तो देखिए, सबसे ज्यादा इस स्टेप का हम कैसे इसे पॉलिटिकल एंगल से देखें, देखिए सबसे ज्यादा बड़ा फैक्टर कोई भी इंपॉर्टेंट है पंजाब में तो किसान है, और आम आदमी पार्टी उस एक फैक्टर को लगातार टारगेट करने में लगी हुई है, लगातार उनका समर्थन करती नजर आ रही है। और जो भी कॉल दी जाती है, हम कहें जो भी डिमांड रखी जाती है, तो उसका पूरी तरह से सपोर्ट करते नजर आती है। तो इसका सीधा असर आप पंजाब में देख सकते हैं कि बाकी सभी पार्टियों को भले ही विरोध कहीं ना कहीं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे अकाली दल हो, जहां उन्हें सामना करना पड़ा है, तो आम आदमी पार्टी को अभी तक एक बार भी किसानों का विरोध नहीं झेलना पड़ा है। जी हाँ, आम आदमी पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है पंजाब की जिसको अब तक किसी तरह का विरोध नहीं झेलना पड़ा है, ना ही काले झंडे देखने पड़े हैं। तो आप देख सकते हैं कि पंजाब की आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा संभल के चल रही है और हर एक फैक्टर को कंसिडर करिए। और इसी एक फैक्टर में अगर हम कह रहे हैं कि जो फूक फूक के कदम रखे जा रहे हैं उनकी तरफ से, उसमें आप देखें कल की कॉल का भी समर्थन डायरेक्टली कर दिया गया। उन्होंने इसमें भी देखिए और एक स्टेप और आगे गए कि कल जो समर्थन दिया गया उसमें इनके कार्यकर्ता शामिल होंगे, पर उन्होंने एक और चीज हाईलाइट कर दी कि हमारे कार्यकर्ता तो शामिल होंगे पर पार्टी के झंडे तले नहीं, सीधे ही तौर पे किसानों के समर्थन में किसानी झंडे के तले। तो सीधे तौर के हम लोग उन्होंने अपनी प्रेजेंस भी बता दी और साथ साथ ये भी बता दिया कि नहीं, हम अपने पार्टी का झंडा नहीं लेके जा रहे हैं। तो एक तरह से उन्होंने किसानों को भी खुश रखने की कोशिश की गई है। अमित, ये तो जो बात आपने कही है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम समर्थन तो देंगे लेकिन अपने झंडे नहीं देंगे, ये कहीं ना कहीं उस तरफ इशारा करता है जब जो किसान संयुक्त किसान मोर्चा है उन्होंने एक बात रखी थी कि हम
जो तमाम राजनीतिक रैलियां चुनावों के मद्देनजर होने जा रही है उसको सीधे तौर पर उस पर रोक लगाते हैं और उसको रद्द करने की मांग करते हैं। कहीं ना कहीं किसानों के उस मुद्दे का भी ध्यान रखा गया है, जो वहां पर आह्वान किया गया था उसका भी ध्यान रखते हुए, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी अपने झंडे लेकर आती तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टंट के रूप में इसको देखा जाता और सीधे तौर पर किसानों की आड़ में जनता को साधने का प्रयास होता। शायद इसी वजह से बहुत सोच समझकर खेल रही है आम आदमी पार्टी पंजाब में। जी देखिए, मैं तो जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई जिसमें सिर्फ बीजेपी को नहीं बुलाया गया था, उसमें एक अकेली पार्टी जिसने तुरंत ही हाँ कर दी थी, वो सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी थी। ठीक है, कुलतार सिंह संधवा आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता वहां आए थे, उन्होंने कह दिया कि हमें किसानों का दिया हुआ हर ऑर्डर मंजूर है, हम किसानों के साथ खड़े हैं और आम आदमी पार्टी पंजाब में जब तक इजाजत नहीं मिलती तब तक रैली नहीं करेगी। कांग्रेस और अकाली दल ने कहा था कि हम अपने हाईकमान से बात करके इसके ऊपर कोई फैसला देंगे। खैर उनकी तरफ से सहमति आ गई थी कि नहीं, हम किसानों के दिए हुए ऑर्डर्स को मानते हैं और उनकी तरफ से जो एडवाइजरी दी उसका पालन किया जाएगा। पर आम आदमी पार्टी ने ऑन स्पॉट वहीं पे क्योंकि देखिए किसान नेताओं ने बोला था कि आम आदमी पार्टी और बाकी सभी हाँ में हाँ मिला गए हैं, पर अकाली दल और कांग्रेस रह गए। तो उसमें आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी स्टार्टिंग से ही अपने स्टैंड एक हम कह सकते हैं प्रो किसान का इमेज दिखाती हुई नजर आ रही है, लगातार लोगों के बीच में जा रही है, लगातार किसानों के बीच में जा रही है। और उसी कॉल में बोलता हूँ कि जहां भी इन्होंने स्टार्टिंग में सहमति जता दी थी कि हम किसानों के साथ है, लगातार उनकी बात मान रहे हो, कोई ऑर्डर दिए जा रहे, तो कल जो भारत बंद की कॉल दी गई है उसमें वो यही इमेज दिखाना चाहते हैं कि भारत बंद की कॉल दी गई है, हम उसके समर्थन में है। पंजाब की अगर हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर हम कह सकते हैं तो आम आदमी पार्टी के पास है, मतलब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी अभी पंजाब में आम आदमी पार्टी है। तो उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि हम किसानों के साथ खड़े हैं और हम इस हद तक जा रहे हैं कि हम अपने झंडे तक नहीं लेके जाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ किसानों के समर्थन में जा रहे हैं, हम एज किसान बन के उनके बीच में जा रहे हैं। तो एक तरह से ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव मैसेज। और एक और चीज देखिए, अगर आप खुद को किसान बन के जा रहे हैं तो आप इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर किसी तरह से आम आदमी पार्टी इंटीग्रेट हो पाती है किसानों में तो इनको 2022 के चुनावों में तो बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा ही मिलेगा। एक और फैक्टर भी होगा, इन्फ्लुएंस इनका और ज्यादा बढ़ सकता है। जी इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है, यही बात तो पॉलिटिकल स्टंट के रूप में देखी जा सकती है अमित, क्योंकि देखिए अगर आम आदमी पार्टी इस तरीके से सीधे किसानों को समर्थन करती रही तो कहीं ना कहीं अब मुद्दा ये भी उठना लाजमी होगा कि जो आम आदमी पार्टी है वो किसान वोट कार्ड खेलती नजर आ रही है। क्योंकि अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में सबसे ज्यादा जमींदार और किसान ही है, सिख और जाट समुदाय सबसे ज्यादा है। तो अगर इनका दबदबा कहीं की सबसे ज्यादा है, तो अगर इन दबदबे की बात करें तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी किसान वोट बैंक की राजनीति करते नजर आ रही है। ऐसा विपक्षी कुछ समय बाद आरोप भी लगा सकते हैं, ये कयास भी लगाए जा रहे हैं। देखिए ये एक स्टंट है, ये हम कंसिडर कर सकते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं सीधे तौर पे सपोर्ट लगातार करती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी शुरू से ही सपोर्ट करती नजर आ रही है, पर उनके हाथ में उनके अपने बैनर थे, वो अपने पार्टी सपोर्ट के साथ तो जरूर खड़े थे। पर सवाल ये उठता है कि 2022 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उसमें हर एक पार्टी, मैं चाहे हम हर एक पॉलिटिकल पार्टी की बात करें चाहे जितनी भी हो, वो हर कोई लगातार अपना सपोर्ट देने की कोशिश कर रही है, किसी ना किसी कोशिश कर रही है कि किसानों की गुड बुक्स में आ जाए, क्योंकि ये एक बहुत अहम मुद्दा रहेगा, ये एक अहम चीज रहेगी अगर 2022 के चुनाव किसी नई पार्टी ने जीतना चाहती है। तो किसानों के जैसे आपने बोला कि एक बहुत मेजर चंक पंजाब का किसान है, और ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप उनकी गुड बुक्स में रहे, क्योंकि अगर आप उनकी गुड बुक्स में नहीं है तो आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। ये एक सीधा आंकलन हर एक पार्टी ऑलरेडी लगा चुकी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है, वो शुरू से ही कोशिश कर रही है, पर हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारी अभी रिसेंटली नहीं स्टार्ट की थी। आम आदमी पार्टी ने तैयारी जब किसान आंदोलन शुरू किया था तभी से शुरू कर दी थी, क्योंकि वो खुद मोर्चे में गए हैं, वो खुद लगातार मोर्चे में जाते रहे, लोगों के बीच में जाते रहे। उस टाइम भी वो बिना बैनर के गए थे। स्टार्टिंग में भी ये कॉल दी गई थी कि अगर कोई भी पार्टी का नेता आना चाहता है, हमारे बीच में बैठना चाहता है, तो उनको स्टेज नहीं दी जाएगी, पर वो वहां पे आ सकते हैं, बिना अपनी पार्टी बैनर का अनाउंस किए वहां पे आ सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं। और आम आदमी पार्टी ये लगातार करती है, चाहे मैं हरपाल चीमा की बात कर लूं जो वहां खुद सिंह बॉर्डर में नजर आए थे वहां पे, फिर चाहे हम बात कर लें बीमानुके की बात कर लें, तो हर एक कोई पहुंचा था, हर कोई अपनी अपनी प्रेजेंस लगा चुका है। तो आप देखते हैं कहीं ना कहीं हर एक पार्टी अनाउंस करती जरूर रही है कि हम अपना प्रेजेंस वहां लगा चुके हैं बिना अपने अनाउंसमेंट के। तो उसी अनाउंसमेंट को जो पहले काम कर चुके हैं उसको ही हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है कि हम पहले भी आपके साथ हैं, अब भी आपके साथ है, तो आप हमें साइडलाइन ना करें और हम आपको लगातार सपोर्ट देते रहेंगे।
सपोर्ट तो देते रहेंगे ही, ये तो आम आदमी पार्टी लगातार शुरू से कहते नजर आ रही है। लेकिन हमने तमाम बातों का जिक्र किया यहाँ पर। अमित, इसी के साथ ये भी बताएं कि अगर इस तरीके से लगातार किसानों का समर्थन आम आदमी पार्टी को कहीं तो सीधे तौर पर मिल रहा है और आम आदमी पार्टी भी किसानों को सीधे तौर पर समर्थन देती नजर आ रही है, अब सियासी समीकरण किस तरीके के बनते नजर आ रहे हैं पंजाब में? क्योंकि कांग्रेस में फूट है, शिरोमणि अकाली दल का कांग्रेस से माफ कीजिएगा, शिरोमणि अकाली दल का किसानों से सीधे तौर पर अभी हाल ही में वीडियो वाला विवाद हुआ था, और उसके बाद आम आदमी पार्टी ही मात्र अभी एक निर्विरोध ऐसी पार्टी है जिसका अभी तक विरोध नहीं हुआ। सियासी समीकरण किस तरीके के बन रहे हैं? देखिए, सियासी समीकरण अगर मैं किसानों के फैक्टर्स को कंक्लूड करके देखूं तो कहीं ना कहीं अभी सबसे पीछे अकाली दल चल रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा विरोध का सामना अगर किसी एक पार्टी को करना पड़ रहा है तो वो सीधे तौर पे अकाली दल को करना पड़ रहा है। कांग्रेस को भी कुछ हद तक कहीं ना कहीं विरोध का सामना ऑल ओवर पंजाब में कहीं ना कहीं छोटी जगहों पे देखने को मिल रहा है। बीजेपी को हम लोग ठीक है, संपर्क अमित से टूट गया है। बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। चलिए तो अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। असम में पुलिस कार्रवाई के खिलाफ मुंबई कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की ओर से मौन विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आजाद मैदान में राजीव गांधी भवन में मौन प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि देश में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, असम में जिंदा और मुर्दा लोगों पर हमले हो रहे हैं, लोग नहीं जानते कि सरकार की असल मानसिकता क्या है। इसी के साथ आगे उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली की एक अदालत पर फायरिंग और कैंडल के साथ प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने के मामले में एक व्यक्ति को बीजेपी का पदाधिकारी नियुक्त किया जा रहा है और इस पर सबका विरोध कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि मुंबई में कांग्रेस प्रदर्शन लगातार करते नजर आ रही है। असम में जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई हुई, उसी के साथ दिल्ली में जिस तरीके से तमाम चीजें देखने को मिली, फायरिंग अभी हाल ही में रोहिणी कोर्ट में हुई थी दिल्ली में, जिस पर सीधे तौर पर कांग्रेस ने निशाना साधा है और कांग्रेस इसको लेकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रही है। मुंबई में कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन, असम में पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली, उसके बाद कांग्रेस का ये प्रदर्शन मुंबई में देखने को मिला। फिलहाल प्रदर्शन में क्या कुछ खास रहा, मात्र बताएं। देखिए मुस्कान, सबसे पहले वहां पर भाई जगताप अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ पहुंचे और लगभग 40 मिनट का वहां पर मौन धारण जो है कि आंदोलन किया गया। उनका कहना है कि सरकार की मानसिकता का पता नहीं चल रहा है, जिस तरीके से देश में रेप, गैंगरेप, हत्याएं बढ़ रही हैं, साथ ही साथ जो असम की घटना हुई है, जिंदा मुर्दा लोगों के साथ में जो है मारपीट की जा रही है, इसे लेकर के मुंबई कांग्रेस प्रदेश भाई जगताप ने सीधा जो है केंद्र सरकार पर कह सकते हैं कि हमला किए हैं। जी मुस्कान, हमला तो किया है, लेकिन देखिए जिस तरीके से उन्होंने तमाम चीजें वहां पर गिनवाई की, साथ ही साथ दिल्ली में रोहिणी कोर्ट का भी उन्होंने जिक्र किया। कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा उसमें क्या कुछ खास रहा, ये भी बताएं। देखिए कांग्रेस के प्रदर्शन में सबसे बड़ी बात ये रहेगी, कोरोना कॉल का जो प्रोटोकॉल था उसे पालन किया गया था। लोगों से अपील की गई थी कि उतनी ही मात्रा में पहुंचे जितने लोगों की अनुमति है। खास बात में ये कहें कि भाई जगताप जब लोगों को संबोधित कर रहे थे, उनका साफ तौर पर जो उनके कार्यकर्ताओं का विचार था यही था कि केंद्र सरकार की जो उनकी दिशा है, किस दिशा में वो जा रहे हैं वो हमें पता नहीं है, और उस पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। साथ ही साथ उन्होंने मांग की है कि क्या अब ऐसी कोई जांच एजेंसियां नहीं उनके पास हैं? जब मुंबई में या महाराष्ट्र में या ऐसे जगहों पर कोई कांड होता है तो वहां पर सीबीआई की जांच, इसकी जांच चलती है, क्या इस पूरे मामले में भी केंद्र सरकार गंभीरता लेगी? तो ऐसे कई सवाल उठाते हुए दिल्ली में रोहिणी कोर्ट में जिस तरीके से गोलीबारी हुई उस पर निशाना साधा गया। मुस्कान, तमाम चीजें जो देश में हो रही है ये वाकई कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते नजर आती है मुरारी, क्योंकि चाहे दिल्ली की बात हो चाहे असम की बात हो, कानून व्यवस्था में सवाल उठना लाजमी है। और इसी को लेकर अब मुंबई में कांग्रेस का ये प्रदर्शन भी देखने को मिला। इस प्रदर्शन के बाद क्या लगता है कि क्या बीजेपी सरकार पर जो तंज कसा गया, ये जो दोनों ही चीजें हैं, इस पर कार्रवाई तेज हो सकती है? मुस्कान, देखिए पिछले 2-4 दिनों में अगर मुंबई सहित महाराष्ट्र में नजर डालें तो राजनीतिक सियासत काफी तेज है। बीजेपी बनाम शिवसेना जहां थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं कांग्रेस भी अपने जमीनी स्तर को मजबूत करने के लिए, चाहे वो मुंबई महाराष्ट्र के हों या चाहे देश के मुद्दे हों, ऐसे मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच पहुंचना चाहती है। 4 से 6 महीने में महानगर पालिका ऐसे
कार्यकर्ताओं के बीच एक जोश भरना और इस तरीके के मुद्दों को बनाना कांग्रेस एक प्रथम प्राथमिकता यहाँ दे चुकी है। और यही वजह है कि मुंबई प्रदेश अध्यक्ष भाई जगताप कोई भी बात होती है उस पर वो अपनी आवाज बुलंद करते हैं, अपनी मांग रखते हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने असम सहित, दिल्ली सहित महाराष्ट्र में जो घटनाएं हो रही है उस पर उन्होंने मौन धारण कर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। मुस्कान, इसके साथ मुंबई में भी लगातार महिलाओं पर अत्याचार होता नजर आ रहा है मुरारी। देखिए लगातार ये जो बातें हैं वो लगातार सामने आती जा रही है और ये जो चीजें हैं इसको रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई सख्त कदम नहीं उठाए गए हैं। कांग्रेस खुद महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार के गठबंधन में है, तो क्या कांग्रेस इस बात पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देती नजर आ रही है? कांग्रेस के नेता विश्व राय बंधु की बात करें तो उन्होंने खुद राज्यपाल को इस मामले में पत्र लिखा है। पत्र लिखकर उन्होंने सराहना किया है कि आप जो महिलाओं के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो शस्त्र बुलाने की बात कही है हम उसका सहमत करते हैं। और उस पत्र में अगर जिक्र करें तो साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि महाराष्ट्र में रेप, गैंगरेप और हत्या जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और मुख्यमंत्री के जो रवैया है या उनके बयान है वो कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद के बयान है। तो ऐसा देखा जाए कांग्रेस कहीं न कहीं महाराष्ट्र में भी हो रही घटनाओं को लेकर काफी आक्रामक है। और यही वजह है कि विश्व बंधु राय ने जो है राज्यपाल को पत्र लिखकर इस मामले की पूरी जानकारी दी और उनके जो निर्णय लिए सदन बुलाने का उसका भी उन्होंने समर्थन जताया। मुस्कान, इस सदन में किस तरीके से चीजें जो है वो क्लियर हो सकती है मुरारी, ये भी बताएं, क्योंकि सदन की कार्रवाई तो होती है लेकिन वहां पर विपक्ष हमेशा हमलावर रहता है और कार्रवाई पूरे तरीके से नहीं हो पाती है। अब फिलहाल सदन में किस तरीके के हालात देखने को मिल सकते हैं ये जो सेशन बुलाया गया है इस सेशन में? कि आने वाले महानगर पालिका के चुनाव को इस सेक्शन में भुलाने की पूरी कोशिश की जाएगी, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे कांग्रेस हो या शिवसेना हो या विपक्ष में रही भूमिका आरपीआई सहित जो तमाम पार्टियां हैं। लेकिन इस सदन में जो बुलाने की मकसद यहाँ पर रखा गया है उसमें यही कहा गया है कि महिलाओं के साथ जिस तरीके से रेप, गैंगरेप और हत्याएं हो रही है, चाहे मुंबई के साकीनाका का मैटर हो या डोंबिवली का मैटर हो जहां 9 महीने तक जो है कि मासूम के साथ 33 दरिंदों ने बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिए। तो ऐसे तमाम चीजों को देखा जाए, जिस तरीके से अपराध बढ़ा है तो प्रथम प्राथमिकता राज्यपाल की माने या विपक्ष की माने तो यही है कि इस अधिवेशन में एक ऐसा जो है कि कानून लाया जाए ताकि जो घटनाएं महिलाओं के ऊपर अत्याचार जो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं इस पर अंकुश लगाया जाए। बहरहाल देखना होगा कि बुलाया गया है तो कब तक सारी चीजें होती हैं और क्या ये सारी चीजों में राज्यपाल का भी इन्वॉल्वमेंट होता है या नहीं। मुस्कान, बिल्कुल मुरारी, असम का ये मुद्दा यहाँ पर उठाया गया था। असम में पुलिस की कार्रवाई पर भी प्रकाश डाले और किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ी है उस पर भी बताएं। देखिए असम की जो कार्रवाई हुई है वो पूरा देश देखा है क्योंकि उसके वीडियो सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों पर चले हुए हैं। उसे लेकर के हर जगह पर निंदा की जा रही है क्योंकि लगातार जिस तरीके से फायरिंग हुई थी, क्योंकि अगर भाई जगताप की बात करें मुंबई कांग्रेस नेता का तो उनका कहना था ये कोई जो है कि आतंकवादी नहीं थे, कोई नक्सलवादी नहीं थे, इन्हें तो पकड़ा भी जा सकता था, इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया जा सकता था। इनके ऊपर किस तरीके से गोलियां चलाई गई, क्यों असम में इस तरीके की बर्बरता उन्होंने कहा कि किया गया। तो इन तमाम चीजों को लेकर के कहीं न कहीं मुंबई में कांग्रेस पूरी तरह से आक्रामक है। मुस्कान, ठीक है मुरारी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से लगातार असम की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस में बवाल है और अब देखना होगा कि कांग्रेस में ये प्रदर्शन कब तक चलता है। फिलहाल अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह के ऐलान के बाद लगातार सियासत गर्माते नजर आ रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान करते हुए कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना को लॉन्च किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में भू अधिकार योजना की शुरुआत भी की जाएगी, जिसके बाद उन लोगों को रहने की जमीन मिल सकेगी जिनके पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। सीएम ने कहा कि इस योजना के लॉन्च होते ही बाद में वो शहरों में मल्टी स्टोरी आशियाना बना कर देंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा करते हुए कहा कि माफियाओं से जमीन छुड़ा रहे हैं और उसे छुड़ाकर गरीबों को दे दिया जाएगा। ये दरिद्र नारायण की सेवा है, गरीब को रहने के लिए पट्टा देंगे और घर देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खरीद की व्यवस्था करनी पड़ेगी तो वो भी करके देंगे, लेकिन बाद में जरूरत पड़ी तो मकान भी बनाकर दिया जाएगा। इस तरीके की बातें कही है, यानी कि सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये बड़ा ऐलान है जिसमें उन्होंने भू अधिकार योजना को लॉन्च करने का ऐलान सीधे तौर पर कर दिया है।
तो मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये बड़ा ऐलान सीधे तौर पर देखा जा सकता है। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भी इसको देखा जा सकता है, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अब भू अधिकार योजना को लॉन्च करने का फैसला सीधे तौर पर ले लिया है और गरीबों को आवास देने की बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी भूमाफिया है उन भूमाफियाओं से जमीन को वापस लिया जाएगा, उनके कब्जे से जमीन छुड़ाई जाएगी और उसके बाद सीधे तौर पर ये जमीन गरीबों को दी जाएगी। इस पर उन्हें अगर जरूरत पड़ी तो बाद में आशियाना भी बनाकर दिया जाएगा। इस तरीके की बातें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कही। तो इस पर जरा जानकारी के लिए गणेश तिवारी संवाददाता मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, फिलहाल जिस तरीके से ये तमाम बातें सामने आ रही है और सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये एक घोषणा उन्होंने की है, क्या इसको भी चुनावी स्टंट के रूप में देखा जा सकता है? देखिए मुस्कान, सबसे पहले अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें से अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के सतना जिले की रैगांव भी है, जहां पर उपचुनाव विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के सतना के रैगांव पर थे, जहां पर जन आशीर्वाद यात्रा के तहत उन्होंने लोगों को जो है घोषणा करते हुए एक काफी अच्छी सौगात हालांकि दी है। लेकिन हालांकि ये जो तमाम योजनाएं हैं ये निश्चित तौर पर जैसा कि मुस्कान आपने भी कहा है कि ये चुनावी वादे हो सकते हैं। तो हालांकि ये वादा अगर बात करें, ये तमाम घोषणाएं जो है चुनाव के समय ही किए जा रहे हैं, जब मध्य प्रदेश के कई सीटों पर जो है विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं और साथ ही बात करें तो 2023 में अब विधानसभा के चुनाव भी हैं। तो यानी कि चुनावी वादे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हालांकि अगर बात करें तो एक बड़ी घोषणा की है, जहां पर बात करें तो भूमिहीन जो लोग हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है या फिर जमीन नहीं है, उनको लेकर भू अधिकार योजना के तहत जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है उन्होंने घोषणा की है कि हर भूमिहीन को जिसके पास घर जमीन नहीं है उसे जो है एक घर देंगे, जमीन देंगे, जहां पर वो स्वयं पट्टा कराकर और घर बनाकर देंगे। साथ ही शहरी क्षेत्रों की बात है तो शहरी क्षेत्र में जो है मल्टियों का निर्माण करके और मल्टियों में जो है गरीबों को रहने का मौका मिलेगा। तो हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से ये बहुत बड़ी घोषणा है, जहां पर पंडित दीनदयाल जयंती के अवसर पर हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा की और साथ ही इस घोषणा को मुख्यमंत्री की बात करें तो उन्होंने ट्वीट कर भी कहा है कि पंडित दीनदयाल की जन्म जयंती के अवसर पर वो घोषणा करते हैं कि कोई भी गरीब मध्य प्रदेश में, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो या जाति का हो, वो घरों से आवंचित नहीं रहेगा। यानी कि अब मध्य प्रदेश में जो है हर व्यक्ति को उसका स्वयं का घर देने की योजना चलाई जानी है और इसके तहत जो है अब सरकार जो है तमाम अधिकारियों को भी निर्देशित कर चुकी है। और जो भू अधिकार योजना होगी, जहां पर अभी अगर देखें तो मध्य प्रदेश सरकार जो भू माफिया अभियान चला रही है, जहां पर ऐसे एंटी माफियाओं पर लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है, जो माफिया लगातार सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखे हैं या फिर अवैध जमीनों पर कब्जा कर और वहां पर अपना निर्माण कर रखा है। तो ऐसे माफियाओं के खिलाफ हालांकि सरकार सख्त नजर आ रही है और सरकार की सख्ती से, चाहे वो कहीं भी मध्य प्रदेश के किसी भी जिले की बात करें और किसी भी क्षेत्र की बात करें, वहां पर लगातार कार्रवाइयां कर रही है। उनके जो है लेकिन गणेश, समझने वाली बात यह है, देखिए इससे पहले खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भर्ती प्रक्रिया के लिए भी एक ऐलान किया था और काफी ज्यादा भर्तियां निकाली थी। ये तमाम चीजें विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के मद्देनजर की जा रही है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जब समय आ चुका है चुनावों का उस समय इस तरीके के ऐलान किए जा रहे हैं। क्या वाकई, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि ऐलान कर दिए जाते हैं लेकिन मात्र चुनावों के लिए और चुनावों के बाद इन पर गौर भी नहीं किया जाता, क्या वाकई इस बार भी कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए निश्चित तौर पर मुस्कान, आपने सही कहा है कि देखिए चुनाव नजदीक है, चाहे उपचुनाव की बात करें या फिर जो विधानसभा के चुनाव होने हैं 2023 में उसकी बात करें, दोनों ही चुनाव अब पूरी तरह से नजदीक है। ऐसे में अब चुनावी रणनीति के तहत जो है लगातार घोषणाएं की जा रही हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का यही ऐतराज हर बार होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से लगातार कई घोषणाएं तो कर दी जाती है, लेकिन उनमें से कई घोषणाएं पूरी नहीं की जाती। कई अभी ऐसे अगर बात करें तो जो संविदा के लोग हैं उनको भी अभी
अभी स्थायी तौर पर नहीं रखा गया, उनकी भी लगातार मांगे हैं। जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो जब इसके पूर्व का विधानसभा चुनाव था, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बने थे, उस समय भी उन्होंने कई तमाम ऐसी घोषणाएं की थी, लेकिन पूरी नहीं की थी। अब विधानसभा चुनाव के नजदीक आ चुके हैं और कल अगर बात करें तो जहां से अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन तमाम योजनाओं की घोषणा की है, वो भी उस क्षेत्र में भी अगर बात करें मुस्कान, तो वहां पर भी उपचुनाव होने हैं। तो हालांकि ये पूरी तरह से चुनाव के रणनीति के तहत जैसे जैसे चुनाव समीप आता है, लगातार जो है जो घोषणाओं की बौछारें होती है, लोगों को ऐसी कई सौगातें देती है, लेकिन अक्सर देखने में आता है कि नेता जो चुनाव के समय जो घोषणा करता है या जो लोगों को सौगातें देने का वादा करता है, वो वादे पूरे नहीं किए जाते हैं। तो ये तो देखने वाली बात होगी बहरहाल कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो कल पंडित दीनदयाल जन्म जयंती के अवसर पर जो घोषणा की, एक बड़ी घोषणा की। हालांकि अगर सरकार इस घोषणा को पूरी करती है तो ये अपने आप में एक वाकई उस हर गरीब के लिए एक फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि गणेश, आज भी मध्य गरीबों प्रदेश की के बात कई कर ली जाए हिस्सों में तो लोग, जो आम जनता है, वो इस घोषणा को ले कैसे रही है? क्योंकि देखिए, अब तो आम जनता भी समझदार है, उनको पता है कि चुनावों के मद्देनजर ये घोषणाएं चुनावों के नजदीक हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें आगे अड़चन भी आएगी। लेकिन फिलहाल जनता इस घोषणा को किस तरीके से ले रही है? देखिए, सबसे पहले मुस्कान बात करें तो जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, हालांकि उनके चेहरे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस घोषणा के बाद जो है खुशी जरूर साफ तौर पर जरूर देखी गई, क्योंकि हर गरीब चाहता है कि मुख्यमंत्री उनके लिए कुछ करे, या उन्हें ऐसी आज भी मध्य प्रदेश की ऐसी कई जनता है जहां उनके पास उनका खुद का घर नहीं है, उनके छत नहीं है, रहने के लिए वो मजबूर है, बेबस है। लेकिन अक्सर अब आम जनता भी देखिए, मुस्कान सबसे बड़ी बात करें तो पूरी तरह से इस चीज को लेकर अवेयर हो चुकी है। वो है भी जानती है कि जो चुनाव के समय जो वादे किए जाते हैं, जो घोषणाएं किए जाते हैं, वो पूरी नहीं की जाती। तो आम जनता, हालांकि जो गरीब लोग हैं, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो घोषणा की है उसकी अगर बात करें तो आम जनता या गरीब जनता का जो है साफ तौर पर यही कहना है कि बस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो घोषणा की है उसको पूरा करें। हालांकि इस घोषणा के बाद अभी बहुत सारे काम करने होंगे और बहुत सारी ऐसी चीजों को निराकरण करना होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, यानी कि जो उन्होंने घोषणा की है, इसके बाद 2023 में उनकी ही सरकार बनती है। अगर मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन एक बार फिर हो जाता है तो ऐसे में ये जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है, हो सकता है ये घोषणा सिर्फ घोषणा ही रह सके। तो हालांकि कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जो कांग्रेस इसी बात पर जो है लगातार भाजपा पर घेरती हुई नजर आती है, भाजपा को कोसती हुई नजर आती है कि भाजपा जो है, भाजपा की तरफ से चुनाव के समय जो है बड़े बड़े वादे तो कर दिए जाते हैं, लेकिन पूरे नहीं किए जाते। और यही वजह है कि इसके पहले भी अगर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने घोषणा वीर मुख्यमंत्री कहा था और मुंबई जाकर वहां पर फिल्म एक्टिंग करने की बात भी कही थी। तो चुनाव के समय निश्चित तौर पर मुस्कान, देखिए अभी वादे तो किए जा रहे हैं, काफी वादे किए जा रहे हैं। इसके पहले भी अभी बात करें तो कई ऐसे वादे किए कि मध्य प्रदेश में ऐसी ऐसी योजनाएं आएंगी, लगातार जो है लोगों को लुभावने वादे किए जा रहे हैं, ताकि लोग जो है इन वादों से और इन घोषणाओं से आकर्षित होकर एक बार फिर जो है जनता जो है उन्हें एक बार चुने। क्योंकि अब मध्य प्रदेश में उपचुनाव और चुनाव दोनों ही काफी नजदीक आ चुके हैं। और इसके पहले अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा भी इसके पहले सत्ता परिवर्तन हो चुका है और कांग्रेस की सरकार यहाँ पर 1.5 वर्षों तक 15 महीने कब से लगभग जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रह चुकी है। तो ऐसे में जनता ने कांग्रेस को भी पसंद किया था। तो सरकार अब पूरी तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी अगर पसंद की बात करें गणेश, तो इस बार जनता की पसंद कौन बन सकता है? फिलहाल जिस तरीके से सत्ता में गए हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान, वहां पर किस तरीके के सियासी समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? देखिए मुस्कान, सबसे बड़े सियासी समीकरण की बात करें तो हालांकि मध्य प्रदेश में जो है पिछले करीब 20 वर्षों से अगर बात करें तो लोगों ने हालांकि भाजपा पर ज्यादा, भारतीय जनता पार्टी पर ज्यादा विश्वास जताया है और भाजपा को पसंद भी किया। और यही वजह रही कि जो सत्ता मध्य प्रदेश में जो सत्ता रही है वो भाजपा की ज्यादा समय रही है। क्योंकि भाजपा की अगर बात करें तो जो विकास है, जो बीजेपी का जो मुख्य एजेंडा होता है, सड़क, पानी, बिजली, इन तमाम मुद्दों के आधार पर जो है बीजेपी जो है चुनाव लड़ती है और जनता को यही चीजें भाती हैं। तो हालांकि ठीक है गणेश, लेकिन इस बार देखना होगा कि जनता को अब के जो वादे हैं, क्या वो जनता को लुभाते हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया गणेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ।